पे बरामद। इसी बीच बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है, जहां सीआईडी क्राइम की बड़ी कार्रवाई हुई। 4.3 टन अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंगलवार टोल नाके पर यह कार्रवाई हुई। एडीजी क्राइम ब्रांच के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तो चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सीआईडी क्राइम ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान 4.3 टन अवैध डोडा चूरा बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंगलवार टोल नाके पर यह कार्रवाई की है सीआईडी क्राइम ने। एडीजी क्राइम ब्रांच के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तो वहीं बीकानेर में बीएसएफ को सफलता मिली है एक और कामयाबी पर। बीएसएफ ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। खाजूवाला के चक 1 KWM के पास से इन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। ग्रामीणों की मदद से इन्हें हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, संदिग्धों से हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन कल ही एक खबर आई थी बीकानेर से कि बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि यही वो संदिग्ध तस्कर हो सकते हैं। बता दें, बीएसएफ ने बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया था। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर कल की है और एक तस्वीर आज की है, जब 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। संभवतः अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये हेरोइन पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से भारतीय सीमा में डाली गई थी। तो बीकानेर में बीएसएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कल ही ड्रग्स बरामद की गई थी और आज 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बीएसएफ को यह बड़ी सफलता मिली है। कल ही हेरोइन बरामद की गई थी और आज 2 तस्कर पकड़े गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण भी आशंका जता रहे हैं कि यही 2 संदिग्ध ड्रग तस्कर हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ हो रही है और अभी खुलासा होना बाकी है। तो वहीं बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जब विभाग के ही जिंदा कर्मचारी को मृत बता दिया। कोरोना बीमारी से उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में ही ये युवक काम करता है। 27 अक्टूबर को कोरोना जांच कराई गई थी। 29 अक्टूबर को युवक पॉजिटिव पाया गया था और 2 नवंबर को विभाग ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब 6 महीने बाद 16 मई को सीएमएचओ ने आंकड़ा जारी किया है। तो यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीकानेर की ये खबर है, जब विभाग के जिंदा कर्मचारी को मृतक बता दिया। कोरोना बीमारी से उसे मृतक घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का ही है। 27 अक्टूबर को पिछले साल कोरोना जांच कराई थी और 29 अक्टूबर को इसे पॉजिटिव पाया गया था। विभाग ने 2 नवंबर को इसे मृतक घोषित कर दिया था। अब 6 महीने बाद 16 मई को सीएमएचओ ने आंकड़ा जारी किया। हमारे संवाददाता सतवीर बीकानेर से जुड़े हुए हैं। सतवीर, क्या है ये पूरा मामला? मृतक जिंदा कर्मचारी को मृतक बता दिया, इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल लापरवाही जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो राजेश यादव हैं, जो सीएससी महाजन के अंदर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं, और ये पॉजिटिव आए थे और पॉजिटिव आने के बाद में इन्होंने होम क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को। और उसके बाद में होम क्वारंटाइन करने के बाद में जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो इन्होंने वापस जो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर ली थी। लेकिन ऐसे में जो विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उस आंकड़ों के अंदर, जो सूची के अंदर इनका जो नाम है वो लगाया गया है और उसमें पूरी तरीके से जो डिटेल है वो दे रखी है कि ये कहाँ सीएससी महाजन में पद पे तैनात है और उनके मोबाइल नंबर भी है। ऐसे में पूरी तरीके से, और इन्हें जो मृत है वो यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है कि आखिर किस तरीके से
ये जो जिंदा जो कर्मचारी है जो इन्हीं के विभाग का है और सीएससी जो महाजन है वहां पर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है और जिस तरीके से उन्हें जो सूची के अंदर मृत घोषित किया, तो ऐसे में जो परेशानी है वो इस व्यक्ति के ऊपर भी आ गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये जो बात सामने आई उसके बाद में इनके पास में लगातार फोन भी आ रहे हैं और इनके पास में समाज कल्याण विभाग की ओर से भी फोन आया था और इसके उन्होंने भी इनसे जानकारी यहाँ पर ली थी। जी सतवीर हमारे साथ सीएमएचओ जुड़ चुके हैं ओपी चौहान चित्तौड़गढ़ से। सर, ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है स्वास्थ्य विभाग की, अब जाकर 6 महीने बाद आंकड़े जारी हुए। नहीं, ऐसे कोई मैडम ऐसे कोई जानकारी में नहीं आया है, ना कोई प्रमाणित प्रतिलिपि है जिससे पता चलता होगा ये गड़बड़ी हुई है। हमें सिर्फ एक नाम बताया गया है, वो ये कहाँ डेथ हुई है उस अस्पताल का कोई प्रमाणित नहीं है कि इस अस्पताल में डेथ हुई है, कोई प्रमाणित कागज नहीं है। ठीक है सर, नाम जारी किया गया है। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना फ्रंट वॉरियर्स माना जाता है, अगर इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो मुआवजे का ऐलान किया जाता है, ऐसा भी कोई मामला सामने आया है क्या? मैडम ऐसा कोई ऐसे एक नाम बताया गया है, अब वो पीबीएम यहाँ डेथ होती है पीबीएम में प्रमाणित होती है, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन करा हुआ भी किसी का दिया हुआ नहीं गई, ये प्रमाणित प्रतिलिपि दी जा रही है आदमी की डेथ हुई। तो सर, बड़ा सवाल तो यही है कि ये लिस्ट में नाम आया कैसे, किसकी गलती मानी जाए? लिस्ट भी प्रमाणित नहीं है मैडम, किसकी लिस्ट है, कौन किसने जारी करी है वो भी तो नहीं है ना। पर सर, सरेआम नाम आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग का ये कर्मचारी है, अक्टूबर नवंबर की ये बात बताई जा रही है, इतने महीने हो गए और उस समय 2 नवंबर को इन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। ऐसे कोई मैडम प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है जिससे पता चले, किसी ने ये प्रमाण नहीं दिया गया इसकी डेथ हो चुकी है, जस्ट एक नाम दिया है, किसी टाइप किए कागज लाया गया, तो उससे प्रमाणित नहीं मान सकते थे कि ये मृत घोषित कर दिया किसी डिपार्टमेंट। सर वो तो है, पर लापरवाही तो है ना, लिस्ट में नाम तो है, सरेआम दिखाई दे रहा है, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये लिस्ट दिखा रहे हैं, हाईलाइट करके नाम दिखाया जा रहा है। नहीं ऐसे नहीं मैडम, कोई टाइप करके कागज लिया गया, डेथ की ये सूची है, इसमें ये नाम भी है, तो कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाणित कोई कागज हो जब तो प्रमाणित माने, ऐसे कैसे मांग लेंगे स्वास्थ्य विभाग ने इसको मत घोषित कर दिया। ठीक है सर, मान गए आपकी बात, ये बताइए जिम्मेदारी कौन लेता है, किसकी जिम्मेदारी? हकीकत क्या है ये जानना चाहते हैं, तो ये इसकी ये लिस्ट में नाम है भी कि नहीं है, ऐसे ऐड कर दिया गया है। पर सर लिस्ट तो आपने ही जारी की है 6 महीने बाद, जिसमें ये नाम सामने आ रहा है। हमने तो कोई लिस्ट जारी, हमारे पास तो होती नहीं मैडम लिस्ट, सीएमएच ऑफिस पर लिस्ट ये डेथ पीबीएम में होती है, लिस्ट वही जारी करता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राजेश यादव जुड़े हुए हैं। तो बताएं राजेश, किसकी लापरवाही मानी जाए, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। लापरवाही का तो मैं है, नाम तो आपने भी देखा होगा। हाँ, नाम तो है, मैंने देखा है। फिर किसकी जिम्मेदारी बताएं? जिम्मेदारी का मैं सीधा बोल नहीं सकता किसकी जिम्मेदारी है। आपको इस बात की कब सूचना मिली कि आप ही का नाम मृतकों के नाम के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? हाँ मैम। आपको इस बात की जानकारी कब हुई? मुझे 3-4 दिन से कॉल आए थे जी। महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग बीकानेर से मेरे पास फोन आया था। उन्होंने पहले तो यही पूछा था भाई आपके परिवार रिश्तेदार में कोरोना से किसी की डेथ हुई है क्या? मैंने कहा नहीं हुई सर, हमारे परिवार रिश्तेदारी में किसी की डेथ नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा राजेश जी यादव, मैंने कहा मैं राजेश यादव बोल रहा हूँ। इतना सुनने के बाद उन्होंने क्या फोन रख दिया। मैंने भी उस वक्त इतना गौर किया नहीं। अभी सोमवार को मैं जा रहा था महाजन अपनी ड्यूटी पे, तब लोन कंसर पहुंचा, तब मेरे पास कॉल आया था कि हम समाज कल्याण विभाग से बोल रहे हैं और उन्होंने ये कहा राजेश जी यादव है, सीएससी महाजन, इनकी कोरोना से डेथ हो चुकी है। तो सीएमएचओ साहब, ओपी चौहान साहब, ये वही युवक हैं जिनकी आप आवाज सुन रहे हैं, जिनका मृतकों की लिस्ट में नाम शामिल है। ये बता रहे हैं कि 3-4 दिन से इनको लगातार अलग अलग विभागों से कॉल आ रही है। बताएं। बता रहे हैं तो लिस्ट कहाँ से ली है? समाज प्रमाणित प्रति है क्या? किसने लिस्ट दी है? तो हमें तो कोई जानकारी नहीं मैडम, कहाँ से लिस्ट ली है इन्होंने? ऊपर लिस्ट ली है, प्रमाणित भी है कि नहीं, कोई ऐसी किसी ने लिस्ट जारी कर दी हो? कोई चीजें प्रमाणित तो होगी नहीं तभी तो पता चलेगा। सर पर मामला तो सामने आया है ना, लिस्ट आपके सामने है, अब लिस्ट में नाम कहाँ से आया इसके लिए तो जांच होनी चाहिए ना। तो हमें तो किसी ने दिया नहीं मैडम, ये नाम आया, ये आप जब मीडिया से पता चला है, बस आप लोगों से पता चला। सर देखिए, आप सीएमएचओ हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ओपी चौहान साहब,
इसकी जिम्मेदारी लीजिए और या फिर बताइए कि फिर ये नाम कैसे आया। वो जिनको मृतक घोषित कर दिया गया वो हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। वो तो ये चीजें आई कहाँ से वो बताई जाना, में कोई अप्लाई तो करे, कोई पूछे तो सही भी सिर्फ बातों से तो बातें बनती नहीं मैडम, लिखित में तो देखो ये कैसे हुआ। तो ऐसे तो आंकड़ों पर सवाल उठेंगे ही, फिर मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं, कोरोना मरीज बता के मृतक घोषित कर चलो आपने आज बताया बताइए मैडम, इसकी जांच करवा ली जाएगी। अब पता चला है ना, ऐसा लिस्ट भी प्रमाणित कोई कल को पता चलेगा, ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं करी। अच्छा ठीक है ओपी चार साहब, राजेश यादव वो ये वही युवक हैं जिनका नाम मृतकों की लिस्ट में शामिल था, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। राजेश पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, समाज कल्याण विभाग है, उनसे मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझे ये डिटेल भेजी है। विभाग से पूछ लूंगा कहाँ से लिस्ट लाए हैं, क्या नाम है, कैसे हुआ, समाज कल्याण से मैं जानकारी ले लूंगा। ठीक है, आपकी कंप्लेंट ठीक है, पर इसकी जांच तो जी वो कहेंगे हमने कोई बीबीएम में डेथ होती है, बीबीएम लिस्ट जारी करता है, वो कल को मना करता है तो क्या बात हुई सर। पहले जहाँ से लिस्ट जारी हुई है वहां से इंक्वायरी ली जाएगी मैडम, जांच करा लेंगे। राजेश है ना तेरा नाम? हाँ मैं महाजन कार्यकर्ता, मैं अब सारी इंक्वायरी कर लूंगा। ठीक है सर, राजेश जांच कराएंगे, आप जांच कराएंगे ना सर? जिम्मेदारी तो आपकी होगी, जांच तो आपको करानी चाहिए। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, जांच करा ली जाएगी, और यही तो बोला है मैंने। ठीक है सर, ठीक है, ओके मैम। तो हमारे संवाददाता सतवीर इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर बताएं, अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कहा तो ये जा रहा है कि जांच करा ली जाएगी, लेकिन बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मामला सामने आया है और खबर चलने के बाद में न्यूज़ 18 पे पूरी तरीके से अब इसको गहनता से जो पड़ताल है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो व्यक्ति खुद है जिसका नाम लिस्ट के अंदर था वो खुद अपने बता रहा है कि किस तरीके से उसके पास में समाज कल्याण विभाग से लगातार फोन आ रहे हैं और वो भी यही पूछ रहे हैं कि राजेश यादव कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में जो परेशानी है और साफ तौर पे पीड़ित लगातार ये बात भी कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीद के लगाई जा सकती है कि लापरवाही हुई है, किस स्तर पर हुई है ये जांच के बाद में पता चल पाएगा, और जांच होने के बाद में ये आएगा कि आखिर गलती किसकी हुई है, गलती किस स्तर पर हुई है और इस सुधार किस तरीके जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो पहला मामला यहाँ पर सामने आया है और ऐसे में जरूरत है कि आगे इस तरह की घटनाक्रम वापस न हो, इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ होना चाहिए। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? राजेश यादव, हम आपसे ये सवाल है कि किस किस विभाग से आपको कॉल आया और क्या क्या इंक्वायरी की गई आपसे जब से आपका मृतकों की लिस्ट में नाम शामिल हो गया? एक तो मेरे पास बीकानेर से कॉल आया था, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, उन्होंने तो मुझसे यही पूछा था, सीधा तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने ये पूछा था भाई आपके परिवार में या रिश्तेदार में किसी की कोरोना से डेथ हुई है क्या? तब मैंने कहा नहीं हुई सर। फिर उन्होंने कहा राजेश यादव कौन है ये? मैंने कहा राजेश यादव मैं हूँ। और उसके बाद क्या उन्होंने वो फोन काट दिया, उस वक्त मुझे भी मामले का पूरा पता नहीं था। ये शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए राजेश यादव जी। तो आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएमएचओ ने आखिरकार जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार जिंदा युवक का मृतकों की लिस्ट में नाम शामिल कैसे हुआ। तो सीएमएचओ न्यूज़ 18 पर आए, हमसे बातचीत की और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। आपको बता दें कि ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था जब बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई थी। जिंदा कर्मचारी को मृतक बता दिया गया था। जब सीएमएचओ से क्वेश्चन किया गया तो अब उन्होंने आखिरकार जांच के आदेश दे दिए हैं। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। चलिए अब आपको दिखाते हैं खाकी के 3 रंग। पहली तस्वीर में पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में लॉकडाउन का पालन करने वाले के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बेजुबानों की भी जान बचाने में जुटे हैं। तो राजसमंद के नाथद्वारा में पुलिस एक संस्थान के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रही है। तीसरी तस्वीर हवलदार अनिल धनखड़ की है, जो अब एवरेस्ट के सुल्तान बन गए हैं। तो ये तीनों तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खाकी के ये 3 रंग आप देख सकते हैं। एक जगह जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी जगह जब बेजुबानों की मदद की जा रही है, फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, और तीसरी खबर जब राज्य का ही नहीं देश का नाम रोशन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं खाकी का दागदार चेहरा।
जहां सिरोही में लगातार पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इस बार परिवादी ने सिरोही पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष और सिरोही कोतवाल अनीता रानी पर केस दर्ज करने के नाम पर लाखों की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। वहीं सीकर जिले के खंडेला कस्बे में लॉकडाउन की आड़ में होमगार्ड जवानों द्वारा वाहन चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ जब अवैध वसूली की जा रही है तो दूसरी तरफ केस दर्ज करने के नाम पर रिश्वत मांगी गई है। तो ये खाकी का वही दागदार चेहरा है। और अब चलिए बात कर लेते हैं उदयपुर की, जहां खाकी की मददगार बनी एक साथी की मौत के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना। 7 लाख रुपए जमा किए गए और सड़क हादसे में मारे गए नरेश यादव के परिजनों को सौंप दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। यारों तो लोगों करीब बता रहा हूं मैं आपको, के सहयोग से हम लोगों ने 3 दिन में 7 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। वो पैसे हम नरेश के बच्चों के लिए, जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उनके परिजनों को। दरअसल 27 मई को कांस्टेबल नरेश यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नरेश के परिवार वालों के लिए 7 लाख रुपए जमा कर लिए और इस रकम को नरेश यादव के परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस कर्मियों ने और कुछ समाज सेवी लोगों ने और अन्य हर वर्ग के लोगों ने हमसे संपर्क किया, बात करी कि हम नरेश के परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर के और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि हम उसकी सहायता के लिए हमें कुछ डोनेट करना चाहिए, कुछ राशि आर्थिक संबल के लिए हमको करना चाहिए। तो जैसे हम लोग पहले मित्र मंडली 8-10 लोग जुड़े, लेकिन वो ग्रुप का जब हमने लिंक शेयर किया तो देखते ही देखते वो ग्रुप फुल हो गया, 257 लोग हो गए। तो हमको दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा। हमने दूसरा ग्रुप बनाया, फिर दूसरा ग्रुप फुल होने के बाद हमने तीसरा ग्रुप बनाया। तो बहुत सारे लोगों ने आपस में मिलजुल के और उसमें सहयोग किया। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन लाइनों को साकार कर दिखाया झुंझुनू के सोलाना निवासी हवलदार अनिल धनखड़ ने। मरुधरा के बेटे ने रचा कीर्तिमान, तूफानी मौसम से टकराया। सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा लहराया। अनिल ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। ये जुनून की जीत है, ये हौसलों की उड़ान है। जहां पहुंचने के लिए दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोही हिम्मत नहीं जुटा पाते, उस चोटी पर राजस्थान के लाल ने तिरंगा लहरा दिया है। हवलदार अनिल धनखड़ ने आसमां को चूमती विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर प्रदेश ही नहीं देश का भी मान बढ़ाया है। हम लोग कैंप 2 में हैं। हम लोग कैंप 3 गए थे, कैंप 3 से वापस आ गए। 23 तारीख से लेके अभी तक हम लोग कैंप 2 में से मौसम इतना खराब है कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तूफानी मौसम और विपरीत परिस्थितियों के सामने जब सब हिम्मत हार गए, 150 से ज्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट फतह का इरादा छोड़कर वापस लौट चुके थे, तब अनिल बर्फीली हवाओं और मुश्किल रास्तों से टकराकर आगे बढ़ते रहे। हालात ऐसे थे कि 1 मीटर के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा था। भीषण ठंड से शरीर गल रहा था, लेकिन अनिल अपने साथियों के साथ कैंप 2 पर डटे रहे। 6 दिन तक मुश्किल हालात का सामना करने के बाद अनिल अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और 1 जून को सुबह 6:30 बजे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। अनिल के साथ इस अभियान में भारतीय सेना के 2 कमीशन अधिकारी, 3 हवलदार रैंक के जवान और 2 माउंटेरियन इंस्ट्रक्टर भी शामिल रहे। उसका अच्छा लगन था और बड़ी हिम्मत वाला लड़का है और हमारा बहुत ऊंचा नाम गांव का उन्होंने किया है, जिले का नाम ऊंचा किया है, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है।
भारत हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। अनिल धनखड़ को बचपन से ही पहाड़ों में चढ़ने का शौक है। साल 2002 में 8 महार रेजिमेंट में तैनाती के बाद अनिल ने साहसिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। 2009-10 में माउंटेनियरिंग का कोर्स किया और कुछ ही सालों में कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। 2011 में मचोई चोटी फतह की, 2013 में त्रिशूल चोटी फतह की, 2016 में हरमुख चोटी फतह की, 2019 में फिर त्रिशूल चोटी फतह की और 2019 में ही मुंबा चोटी फतह की। नीलू के बेटे अनिल धनखड़ ने 25 मार्च को अपना अभियान शुरू किया था और उसने 1 जून को इस अभियान को पूरा किया। उसकी टीम में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य ने मौसम की मार को झेलते हुए और अन्य सभी परेशानियों को झेलते हुए इस अभियान को पूरा किया और देश का नाम रोशन कर दिया। इससे जिले में भी काफी ज्यादा खुशी की लहरें। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। तो सख्ती से कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मरुधरा में 1258 नए केस मिले हैं। वहीं 44 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 340 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, तो वहीं 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश भर में 6456 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं, तो वहीं अब 28,000 से कम कुल एक्टिव केस राजस्थान में बचे हैं। आपको बता दें कि जब से सख्ती लागू की गई, कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आया। हालांकि आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे में 1258 नए केस मिले हैं। 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 340 केस मिले हैं। 11 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर अली कोटा से जुड़ रहे हैं और कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं उदयपुर से। शाकिर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आज जो मिनी अनलॉक का तीसरा दिन है, ऐसे में लोगों की लापरवाही थोड़ी कम हुई। जो तस्वीरें हमने कल देखी थी, आज भी वही है या फिर आज कुछ सुधार नजर आ रहा है? जी देखिए, लोगों का घरों से बाहर निकलने का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोटा में जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जो कमी दर्ज की जा रही है। अब जो है 1% जो है मरीज रह गए हैं। कल 24 घंटे का अगर हम बात करें तो 2001 जो है जांचें हुई थी, उसमें से 33 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और 97% कोटा में रिकवरी रेट हो गया है। तो राहत की बात है, लेकिन जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ये बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। ये एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोटा झालावाड़ रोड ये है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है, घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं अपने वाहनों से और पुलिस को जो है खासी मशक्कत करनी पड़ रही है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में। कोटा में हालांकि जो है सुधार की स्थिति बन रही है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी आ रही है। अस्पताल में भी जो 600 रोगी भर्ती हुआ करते थे, अब फिलहाल 200 ही रोगी जो है अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इन सब के बीच जो अनलॉक किया गया है और जिस तरह से रियायत दी गई है, उसमें जो लापरवाहियां हैं वो कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में जो है लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी, सरकार की ओर से, तमाम लोगों की ओर से अपील की जा रही है कि जरूरी कामों से ही घरों से बाहर निकलें। लेकिन कोटा की सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, किस तरह से जो है लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अपील का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। आपके पीछे तस्वीरों में देखा जा रहा है कि लोग किस तरह से बेधड़क होकर बाहर निकल रहे हैं। दूसरी लहर से, जहां से कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। कपिल, उदयपुर में क्या हालात हैं? देखिए, उदयपुर में भी अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये बेहद राहत देने वाले हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में करीब 2600 से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग की गई थी और उसमें महज 47 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लेकिन एक चिंता की बात, उदयपुर में मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी जो है वो कोरोना से काफ़ी लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया, जो कि ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उदयपुर में जयपुर के बाद देखने को मिला था कि मौतों का जो आंकड़ा है वो सर्वाधिक रहा और पिछले 2 महीनों में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता गया और कई लोगों की मौत हुई। हालांकि अब उदयपुर में महज 1400 एक्टिव केस बचे हैं, तो चिकित्सा विभाग के लिए ये बड़ी राहत की बात है। और इन 1400 एक्टिव केस में से करीब 900 लोग से ज्यादा होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के जो लोग हैं वो चिकित्सालय में भर्ती हैं और इलाज ले रहे हैं।
सड़कों पर अगर हम बात करें तो देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बात की ये तस्वीरें हैं। मैं इस समय उदयपुर के व्यस्ततम 100 फीट रोड पर मौजूद हूँ और देखिए पूरी तरह से सुनसान है। हालांकि ये समय लोगों के घर पर दुकानें बंद कर घर पर जाने का है, लेकिन अभी भी जो सड़क है वो पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है। तो उदयपुर के लोग तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन शाकिर, कोटा से जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सच में परेशान कर देने वाली हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस की दहशत देखने को मिली थी, लेकिन लोगों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रियायत दी गई है उसके बाद से ही जो है लगातार जो है लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं वो जो रियायत का जो टाइम है उसके मुताबिक ही निकल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जो है आम दिनों की तरह ट्रैफिक नज़र आ रहा है जो कोरोना से पहले नज़र आया करता था। ये जो लोगों की भीड़ है आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर जो है लोग दुपहिया वाहनों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीमें जो तैनात हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि यातायात जो है सुचारू रूप से। शुक्रिया शाकिर और कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से हालांकि कोरोना आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन जब से मिनी अनलॉक शुरू हुआ तब से लोगों की लापरवाही लगातार सड़कों पर नजर आ रही है।